नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। संसद भवन में जो काम 2 मिनट 3 मिनट में हो जाता, रिकॉर्ड में दर्ज हो जाता और शायद किसी को पता भी नहीं लगता, लेकिन डरे हुए अमित शाह, डरे हुए राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी के खिलाफ इतना बड़ा हंगामा काट दिया लोकसभा के अंदर और ओम बिरला ने माइक बंद कर दिया। उसके बाद पूरी की पूरी कलई खुलकर सामने आ गई कि जब चीन की सेना टैंकों के साथ घुसपैठ कर रही थी और हमारे सेनाध्यक्ष रक्षा मंत्री से आदेश का इंतजार कर रहे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से आदेश का इंतजार कर रहे थे, प्रधानमंत्री से आदेश का इंतजार कर रहे थे, तो हमारी पूरी की पूरी सरकार डर कर सहम कर बैठ गई थी। जी हाँ, एक बड़ा खुलासा। और अब इस खुलासे ने बता दिया है भैया 56 इंच के सीने की असलियत क्या है। हालांकि बहुत सारी चीजें आ रही है, लेकिन आज हमने जोड़ा है स्वप्निल भाई को, क्योंकि विस्तार से स्वप्निल भाई तथ्यों को आपके सामने रखेंगे। स्वप्निल भाई, आपका स्वागत है। बहुत शुक्रिया संतोष जी। जरा आप ही बता दीजिए कि हुआ क्या आज सदन में। हम एक स्टोरी तो कर चुके हैं, लेकिन इसमें नए डेवलपमेंट आ रहे हैं। क्या कहना चाहते थे राहुल गांधी, जो वो कह रहे हैं कि मुझे बस 2-3 लाइनें बोलनी है और ये लोग डर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। नहीं, वो कहना चाह रहे थे जो अभी तक अनपब्लिश्ड है। और अगर सदन की गरिमा ये है, कोई कोई किताब यदि प्रकाशित ना हुई हो तो उसको आप कोट नहीं कर सकते, तो फिर यह भी देखना जरूरी है कि प्रकाशित क्यों नहीं हुई। मनोज मुकुंद नरवणे, उनकी किताब है, आर्मी चीफ रहे हैं, उनकी किताब प्रकाशित आज तक क्यों नहीं हुई है, क्यों नहीं हो पाई, किसने रोक लगाई? ये भी तो एक सवाल है ना संतोष जी। उछले कौन थे संतोष भाई? मेरा सवाल है, उछले कौन थे? सबसे पहले कौन उछला था? राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री? रक्षा मंत्री जी ये बताएं कि रक्षा मंत्रालय ने उस किताब पे रोक क्यों लगाई और किस आधार पे लगाई? पहले वो इस सवाल का जवाब दे। अच्छा, अब दिक्कत क्या हुई? क्या है कि जो पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया है संतोष भाई ना, वो तो आज की तारीख में उनको लगता है 56 इंच का सीना है, उनको ये भी दिखता है। हालांकि दिख तो रहा ही होगा, महसूस भी होता होगा। ट्रंप ने कहा सरेंडर तो नरेंद्र सरेंडर, और ट्रंप ने कहा वेनेजुएला से तेल खरीदेंगे तो उससे 24 घंटे पहले मोदी जी का ट्वीट भी आ गया था, भैया हो गई है, वर्किंग प्रेसिडेंट से बात हो गई है। ये हाल चल रहा है। उसके बाद ये 56 इंच का सीना है कि 5.6 इंच का है, वो ये लोग बेहतर जाने। लेकिन इन सब के दरमियान मैं बस एक बात कहना चाहता हूं संतोष जी, आपके दर्शकों से, कि राहुल गांधी जो कुछ भी कहना चाह रहे थे और जो बात मचा वो इसलिए मचा क्योंकि कैरवा मैगजीन ने एक स्टोरी छाप दी, और एक स्टोरी छापी, उस स्टोरी को कोट करना चाह रहे थे राहुल गांधी। उस स्टोरी को कोट करने में इतनी आफत थी। क्यों आफत थी? क्योंकि भाई सामने से नरवणे साहब से कह दिया गया ऊपर के आदेश का इंतजार करो, और सेना करती रहे इंतजार, बाकी बॉर्डर इधर से उधर होता रहे, इससे मोदी जी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि झूला झूलना जरूरी है। बात यह है कि बड़ा सेंसिटिव मैटर है, तो मैं बहुत ज्यादा खुल के नहीं कह सकता, और मुझे लगता है नेता प्रतिपक्ष भी उतना खुल के आज सदन में कहते नहीं, लेकिन ये डर था, उस पर आज चर्चा करनी जरूरी है। राहुल गांधी इशारा ही करते, इंडिकेट ही करते, खुल के कोई बात नहीं कहने वाले थे जी। नहीं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है और खुलकर ये बातें कहनी चाहिए। अब जब राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, ये तमाम लोग ये कह रहे हैं कि नियमों के आधार पर हम इस मामले को उठाना चाहते थे, राहुल गांधी सदन में बोलना चाहते थे, और जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी, और सत्ताधारी पार्टी में कोई आम सांसद नहीं, इस बार निशिकांत दुबे टाइप के सांसद नहीं खड़े हुए थे, राजनाथ सिंह खुद खड़े हुए थे, जो उस एपिसोड के अहम हिस्से मामले रहे की हैं। गंभीरता को समझिए ना, आप हाँ, मामले की गंभीरता को अहम समझिए हिस्से संतोष रहे भाई। और राजनाथ जो सिंह, अमित शाह दोनों खड़े हुए हैं। दोनों खड़े हुए, और जो बीजेपी आरोप लगा रही है उसका जवाब प्रियंका गांधी ने दिया बाहर आके सामने, कि राहुल गांधी जी सेना को कभी बदनाम नहीं कर सकते, वे सिर्फ जनरल मुकुंद नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे जी की किताब का हिस्सा पढ़ रहे थे, इसमें बदनाम करने जैसा कुछ नहीं है। बीजेपी जब भी किसी सवाल को छुपाना चाहती है तो ऐसे ही बवाल करती है, और आपने बिल्कुल सही बात कही। एक आर्मी चीफ जो अपनी किताब लिखना चाहते हैं, आप तो भैया पता नहीं कहां कहां के जमाने की किताब उठाकर लाके 47, 48, 50, 52, 56 और पता नहीं उससे पहले चले जाते हो, बहुत पुराने ग्रंथों तक चले जाते हो। क्योंकि उस समय लिखने की आजादी थी ना,
जनता से कहूंगा सिर्फ इतना ही समझ ले कि लिखने की आजादी थी कि नहीं थी। अब आपको जिस किताब को अप्रैल 2024 में रिलीज होना था, आप उसको दबा कर बैठे हुए, क्योंकि जैसे ही वो रिलीज हो जाएगी वैसे ही आपका पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा। लेकिन जिस तरह से डर के मारे सदन के अंदर रोका, बाहर आकर जिस तरह से राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, प्रियंका गांधी ने, सदन के अंदर अखिलेश यादव ने साथ दिया, अब ये मामला राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला कितना ज्यादा ये गंभीर हो रहा है, खासतौर से मोदी और पूरी की पूरी भाजपाई इकोसिस्टम के लिए कितना ज्यादा भारी पड़ने जा रहा है आने वाले दिनों देखिए, दो बातें हैं संतोष भाई। भारी सिर्फ उनके लिए नहीं पड़ेगा, वो सत्ताधीश हैं, उनके साथ बड़े बड़े कारोबारी हैं, और जो पंत प्रधान है, जो खुद को प्रधान चौकीदार कहते हैं, मेरी नजर में वो प्रचार मंत्री हैं केवल, वो खुद कहते हैं कि मेरा क्या है भाई, मैं तो झोला उठा के चल दूंगा। संतोष भाई, उनकी हैसियत है, झोला उठा के जा सकते हैं। सोचना हमें और आपको चाहिए, हम और आप कहां जाएंगे भाई झोला उठा के? भाई आप भी किसी कोठी में नहीं रहते, मैं भी किसी कोठी में नहीं रहता। मेहनत की कमाई से फ्लैट ले रखा है, उसी में रह रहे हैं। कहां जाएंगे झोला उठा के? वो झोला उठा के जाने की हैसियत में है तो उनको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए गंभीर मुद्दा सिर्फ उनके लिए नहीं है। ये कोई वीडियो आप शायद प्ले कर रहे हैं इस समय। नहीं, ये अच्छा, आप ये देखिए, इसको अभी दिखाते हैं अभी थोड़ी देर में। पहले अपनी बात खत्म कर लीजिए, आप क्या कहना चाह रहे थे? नहीं, मैं बस इतना कहना चाह रहा हूं संतोष भाई, आपने कहा कि ये गंभीर मुद्दा है बड़ा देश के लिए, उन लोगों के लिए नहीं, उन लोगों के लिए नहीं है। उन लोगों के लिए होता तो राहुल गांधी को आज वो सुने होते। उन लोगों के लिए मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा होता तो नेता प्रतिपक्ष की बात सुनने में दिक्कत क्या थी आपको? चुन के आप आए हो, चुन के वो भी आया है, 99 सीटें उसकी आई हैं, तो वो नेता प्रतिपक्ष है। कल को आप प्रधानमंत्री बना दो, जितना सवाल आपसे कर रहे हैं उतना ही सवाल राहुल गांधी से करेंगे। और जब आप नहीं थे, जब उनकी सरकार थी, तब भी हम सवाल उनके ही प्रधानमंत्री से कर रहे थे। अब भी सवाल मनमोहन सिंह से होते थे, इनसे नहीं होते थे। लेकिन संतोष भाई, समझने की जरूरत बस इतनी है कि आज की तारीख में इस देश का बच्चा बच्चा ये समझ ले कि इस देश की सरकार, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता आपसे। नरवणे साहब की किताब को इन्होंने रोका था, और आज उसी बात की दलील, कितनी बेशर्मी, कितनी थेथरई, बेहयाई, मैं किन शब्दों का इस्तेमाल करूं? मैं आपके मंच को आज इस्तेमाल कर रहा हूं, और मैं इसको नहीं नहीं, एक सेकंड, मैं एक डिस्क्लेमर के साथ कर रहा हूं। ये मेरे शब्द हैं। सरकार को दिक्कत हो तो मुकदमा मेरे खिलाफ करें। ये मेरे शब्द हैं, और मैं कह रहा हूं, आज राजनाथ सिंह ने सारी बेशर्मी, थेथरई, बेहयाई की सीमाएं पार करी हैं। जी नहीं, सिर्फ सिर्फ सीमाएं पार नहीं करी है, आज इनके तमाम पोल पट्टी खुल गई है। और ये सुप्रिया सुरीनेट जो किताब जो छप नहीं रही है ना, जो छपने नहीं दी जा रही है 2 साल से, उस किताब के अंश को कोट कर दिया है सुप्रिया सुरीनेट ने, पोस्ट किया। मैंने इसलिए कहा कि सदन के अंदर आपने मामला उठाने नहीं दिया, लेकिन सदन के बाहर अभी तक थोड़ी बहुत डेमोक्रेसी बची हुई है। सुप्रिया सुरीनेट ने लिख दिया। मैं थोड़ा सा विस्तार से, बहुत लंबा चौड़ा अगर लिखा है, अगर थोड़ा सा मैं आप मुझे आप इसे दर्शकों को बताएं, और अगर आप मुझे मौका दे तो मेरे पास वो एज इट इज आ चुका है, सिर्फ सुप्रिया सिनेत का नहीं, पूरी किताब आ चुकी है, इतनी इतनी बिल्कुल, देर के डेवलपमेंट में। वो भी आप मुझे बताइएगा। लेकिन मैं 3-4 चीजें रख देता हूं कि जी, भैया आप ये आप इसे दर्शकों के सामने रखें, मैं 30 सेकंड के अंदर आ रहा हूं, 30 सेकंड नहीं, 10 सेकंड के अंदर। मेरे दूसरे फोन में दूसरे गैजेट में पड़ा हुआ है, आप रखें इसे। ठीक है, आप आइए आइए आइए। तो ये सुप्रिया सेनेट का जो पोस्ट है वो किया गया है, और ये मैं सीधे सीधे दर्शकों को बता देता हूं। इसमें ये जो हमारे आर्मी के चीफ रहे हुए हैं, सेनाध्यक्ष एमएम नरवणे साहब, उनकी किताब है, मनोज मुकुंद नरवणे साहब की किताब का अंश है। और इसमें, इस किताब के अंश में 31 अगस्त 2020 की रात का एक वर्णन किया गया है कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख है, ये किताब में लिखा है उन्होंने, हमारे पूर्व आर्मी चीफ ने वो हवाला देते उस वाक्य का कि लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी, जो भारतीय सेना की नॉर्दर्न कमांड के प्रमुख है, को 31 अगस्त 2020 की रात को रात 8:15 पर एक फोन आया। यानी लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी का फोन किनके पास आया? सेनाध्यक्ष के पास आया। उन्हें जो जानकारी मिली उससे वो चिंतित हो गए। इन्फेंट्री के सपोर्ट से 4 चीनी टैंक पूर्वी लद्दाख में रेचिन इलाके के एक खड़ी पहाड़ी के रास्ते आगे बढ़ने लग गए थे।
जोशी ने इस मूवमेंट की जानकारी आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे को दी, जिन्होंने तुरंत स्थिति की गंभीरता को समझ लिया और टैंक कैलाश रेंज पर भारतीय ठिकानों से कुछ मीटर की दूरी पर थे। यह एक रणनीतिक ऊंची जगह थी जिस पर भारतीय सेना ने कुछ घंटे पहले ही कब्जा किया था। विवादित लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो दोनों देशों के बीच असल सीमा है, कि इस इलाके में ऊंचाई का हर मीटर रणनीतिक दबदबे में बदल जाता है। भारतीय सैनिकों ने एक इल्यूमिनेटिंग राउंड फायर किया जो एक तरह से चेतावनी थी। इसका कोई असर चीन की सेना पर नहीं पड़ा। चीनी सेना आगे बढ़ती रही। नरवणे ने भारत के राजनीतिक और सैन्य प्रतिष्ठान के नेताओं को ताबड़तोड़ फोन करना शुरू कर दिया उस समय, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी शामिल थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी शामिल थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत भी शामिल थे और विदेश मंत्री एस जयशंकर भी शामिल थे। और 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी में नरवणे लिखते हैं कि मेरा हर किसी से एक ही सवाल था कि मेरे लिए क्या आदेश है। देश का आर्मी चीफ, देश का सेनाध्यक्ष देश की सरकार से गुहार लगा रहा था, पूछ रहा था कि चीनी सेना हमारे क्षेत्र में अतिक्रमण कर रही है। लोकतांत्रिक देश है, इसलिए सेना आदेश लेती है सरकार से। सरकार से वो आदेश ले रहे थे कि बताइए आपके सेना अध्यक्ष की हैसियत से आपका मेरे लिए क्या आदेश है। स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही थी और स्पष्टता की जरूरत थी। मौजूदा प्रोटोकॉल के मुताबिक नरवणे को साफ आदेश था कि जब तक ऊपर से मंजूरी ना मिले तब तक गोली न चलाए। ऊपर से कोई आदेश नहीं आया। मिनट बीतते गए। रात के 9-10 बजे लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने फिर फोन किया। चीनी टैंक आगे बढ़ते हुए दर्रे से 1 किलोमीटर से भी कम दूरी पर आ गए। रात को 9:25 नरवणे ने राजनाथ को फिर फोन किया, स्पष्ट निर्देशों के लिए पूछा। राजनाथ ने कोई निर्देश नहीं दिया। इस बीच पीएलए कमांडर मेजर जनरल लियू लिन का एक मैसेज आया। उसने हालात को शांत करने का एक प्रस्ताव दिया। यह चीनी सेना ने फिर एक बार खेल कर दिया कि वो हालात को शांत करने का तो प्रस्ताव दे रहे थे, लेकिन चीनी टैंक रुक नहीं रहे थे, वो आगे ही बढ़ते जा रहे थे भारत की तरफ। और रात के 10 बजे नरवणे ने यही मैसेज देने के लिए राजनाथ और डोभाल को फोन किया। 10 मिनट बाद नॉर्दर्न कमांड ने फिर से फोन किया कि चीनी टैंक रुक नहीं रहे थे। और नरवणे को याद है कि लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने कहा था चीनी सेना को रोकने का एकमात्र तरीका हमारी अपनी मीडियम आर्टिलरी से फायरिंग करना था, जो तैयार थी और सिर्फ आदेश का इंतजार कर रही थी। चीनी सेना को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमारी सेना तैयार थी। पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल पर यह आर्टिलरी फायरिंग की लड़ाई आम बात थी, लेकिन चूंकि यहाँ चीन वाला मामला था इसलिए ऊपर से आदेश लेना था। अब नरवणे लिखते हैं कि मेरी हालत तो बहुत नाजुक थी। कमांड जो सभी संभावित तरीकों से फायरिंग शुरू करना चाहता था, एक सरकारी समिति जिसने अभी तक स्पष्ट आदेश नहीं दिए थे, इनके बीच नरवणे फंसे हुए थे। यानी सीमा पर जो हमारी सेना तैनात थी वो कह रहे थे कि हमें एक्शन लेने की इजाजत दीजिए, नहीं तो चीनी टैंक हमारी सीमा में घुस जाएंगे। और जो सरकार बैठी हुई थी वो कोई फैसला बता ही नहीं रही थी कि क्या करना चाहिए। डर का माहौल देखिए कैसा था। और सेना मुख्यालय के ऑपरेशन रूम में विकल्पों पर विचार किया जा रहा था और उन्हें खारिज किया जा रहा था। पूरा नॉर्दर्न फ्रंट जो था वो हाई अलर्ट पर था। टकराव की संभावित जगहों पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन फैसले का पॉइंट जो रेचिल था, नरवणे ने रक्षा मंत्री को फिर फोन किया, जिन्होंने वापस फोन करने का वादा किया। समय बीतता गया। हर मिनट चीनी टैंक टॉप पर पहुंचने के एक एक मिनट करीब आ रहे थे। राजनाथ सिंह ने रात को 10:30 बजे वापस फोन किया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की थी, जिनके निर्देश एक ही वाक्य में थे, जो उचित समझो वो करो। यानी जो आपको ठीक लगे वह करो। और यह पूरी तरह से एक सैन्य फैसला होने वाला था। मोदी से सलाह ली गई थी, उन्हें ब्रीफ किया गया था, लेकिन उन्होंने फैसला लेने से मना कर दिया। नरवणे याद करते हैं कि मुझे एक गर्म आलू पकड़ा दिया गया और अब पूरी जिम्मेदारी मुझ पर थी। ये हमारे देश के पूर्व आर्मी चीफ एम नरवणे अपनी किताब में लिखते हैं, जिसको सरकार ने छपने की मंजूरी ही नहीं दी है, क्योंकि छपने की मंजूरी दे देंगे तो उनका जो काला चिट्ठा है वो देश की जनता के सामने खुलकर आ जाएगा। इस देश की जनता को पता लग जाएगा कि ये किस तरह से इस देश की सुरक्षा व्यवस्था के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वप्निल भाई आप जुड़ गए हैं, आपके पास मैं किताब के वो मैं होंगे मैं, ये। मैं आपको भी सुन रहा था संतोष भाई। एसी का एक सेक्शन है गोइंग टू वॉर, इसी किताब का। उसमें सीधे तौर पे लिखा गया है, कैन नेवर बी अ प्योरली मिलिट्री डिसीजन। ये पॉसिबल नहीं है मिलिट्री डिसीजन पूरी तरीके से, और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में। इट इज टेकन बाय डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल लीडरशिप। During the 1999 Kargil conflict under Atal Bihari Vajpayee, every action was debated and approved in meetings of the Cabinet Committee on Security. वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं खुद से अपनी किताब में, और ये बता रहे हैं कि भाई मैं खुद से कैसे डिसीजन ले सकता हूं।
डेमोक्रेटिक देश है ना, अटल बिहारी वाजपेयी की 1999 की कारगिल वार की वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई डेमोक्रेटिक देश है, वहां से डिसीजन आएगा, डिस्कस होगा, डिबेट होगा, उसके बाद हम कोई मिलिट्री एक्शन कर सकते हैं। जी संतोष भाई, आप कुछ कह रहे थे। नहीं स्वप्निल भाई, आपकी बात पूरी कीजिए आप। अब जाहिर सी बात है, इस देश में देखिए ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी पहली बार सत्ता में आई है। अटल बिहारी वाजपेयी भी भारतीय जनता पार्टी के ही नेता रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री रहे हैं। आज भी उनको देश सलाम करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं। हमने कभी नहीं कहा उनसे, और उन्होंने खुद को कभी नहीं कहा कि वो 56 इंची सीने वाले हैं, कभी नहीं कहा। देश में एक ऐसा प्रधानमंत्री बैठा है जो कहता है तो खुद को 56 इंची का है, लेकिन उसके बावजूद उसकी बार बार पोल खुलती है। और जब आज की तारीख में देश का नेता प्रतिपक्ष सिर्फ क्या कर रहा था, वो किसी और की किताब को कोट करना चाह रहा था, उस किताब को जिसको आपने पब्लिश नहीं होने दिया। लेकिन आप पब्लिश नहीं होने दोगे तो क्या वो किताब किसी भी तरीके से उसके अंश कहीं आएंगे नहीं। भाई कैरवा मैगजीन ने छाप दिया ना, सारा बवाल तो वहीं मचा पड़ा है कि कैरवा ने छापा कैसे। कैरवा ने छाप दिया, राहुल गांधी ने कोट कर दिया, कोट किया कहां, कोट करने की कोशिश करी। उस कोशिश के दरमियान मैंने एक चीज और देखी, आपने शायद वो पता नहीं हिस्सा सुना नहीं सुना, वो बिरला साहब चले गए थे, जगदंबिका पाल साहब बैठे थे, उन्होंने एक बात और बड़ी मजेदार कही, मुझे वो बात चुभी हल्की सी कान में। मैंने कहा कहना क्या चाहते हो भाई। उन्होंने यहां तक कह दिया, आप नहीं बोलना चाहते तो मैं अखिलेश यादव को बोलूं, मौका दूं, अखिलेश यादव बोले। क्या कहना चाह रहे थे, लीडर ऑफ अपोजिशन अखिलेश यादव है या राहुल गांधी है? उनका टर्म है, नहीं उनको बोल लेते हो, उनकी राजनीति कर रहे हो, उन्हें स्पीकर नहीं की उनकी कुर्सी पर बैठ के राजनीति करोगे। और एक बात और बचेगी, अखिलेश यादव को बोलने देते तो अखिलेश यादव कुछ और कहते, नहीं वो नहीं राहुल उनकी गांधी की मेहनत बात दूसरी है। आगे बढ़ाते, फिर नहीं उनकी संतोष राय फिर ये क्या कहते, फिर हाँ शायद ये कहते कि अच्छा एक काम करो, लोकसभा की कार्रवाई स्थगित करते हैं, राज्यसभा में संजय सिंह बोलेंगे। संजय सिंह वही बोलते तो कहते चलो राघव चड्ढा बोलेंगे। क्या करवाना क्या चाह रहे हो, अपोजिशन एक साथ है तो लड़ाई करा दो, करना क्या चाह रहे हो, राजनीति क्यों कर रहे हो भैया। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है, इसमें अखिलेश राहुल, इसके कंधे पे बंदूक, उसके कंधे पे बंदूक। अरे ठीक है, हमें पता है आपको नहीं समझ में आता राहुल गांधी, हमें पता है आपको नहीं समझ में आता इंडिया जो अपोजिशन का एक अलायंस है उसकी यूनिटी। इसका मतलब ये थोड़ी है उस पर आप राजनीति करोगे, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पे क्या राजनीति कर रहे हो, और वो भी उस कुर्सी पे बैठ के क्या राजनीति कर रहे हो। पहले इस बात का जवाब ओम बिरला साहब दे, और उसके बाद जगदंबिका पाल जैसे लोग भी दे जो नॉमिनेटेड हैं, सीनियर सदस्य हैं, उस कुर्सी पे बैठने के हकदार हैं जब स्पीकर नहीं होते हैं। जी नहीं, इस पे मैं दर्शकों को बता दूं कि 12 साल हो गए अभी तक लोकसभा में डिप्टी स्पीकर नहीं चुना गया है। यानी जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं लोकसभा को उपाध्यक्ष ने मिला है। जहां तक जगदंबिका पाल की बात है, बेचारे की दिक्कत समझिए कि बेटे को टिकट पिछली बार दिलवाना चाहते थे, पार्टी ने कहा कि देखो तुम्हें लड़ना है तो लड़ लो, बेटे को नहीं देंगे। तो उनकी समस्या कुछ और गहरी समस्या है। उनको लग रहा है कि चलिए कल को अखिलेश यादव भी उनके परिवार का जो है बेड़ा पार लगा सकते हैं, टिकट दे सकते हैं। लेकिन अब जरा मैं संसदीय नियमों की बात भी बता दूं, क्योंकि मैंने पार्लियामेंट लंबे समय तक कवर किया। ये कहा गया कि जो किताब छपी नहीं उसका आप हवाला नहीं दे सकते, लेकिन ये भूल गए कि वो मैगजीन में छप चुका है, जैसा आपने बताया। तो जो मैगजीन में छप चुका है उसका हवाला तो दिया जा सकता है। स्पीकर खुद कह रहे हैं कि अखबार में छपी है उसको आप कोट कर सकते हो, तो जो मैगजीन में छपी है उसका भी हवाला दिया जा सकता है। और राहुल गांधी लीडर ऑफ ऑपोजिशन इसको ऑथेंटिकेट करने को तैयार थे, तो रोकने की कोई वजह नहीं थी। लेकिन जैसे राजनाथ का नाम आया, राजनाथ के हाथ पांव फूल गए, अमित शाह के हाथ पांव फूल गए, और जब इन दोनों के हाथ पांव फूले और ये दोनों खड़े हो जाए तो भाई साहब फिर लोकसभा स्पीकर की कुर्सी पर बैठे ओम बिरला साहब की क्या हैसियत है। बड़ा दिलचस्प, मैं बता दूं नहीं उन्हीं के बोलना राजद। चाहिए, ये शब्द गलत हो जाएगा, स्पीकर है, कुर्सी है उनके, ठीक है, नहीं नहीं, उसको मैं आगे बोलता सम्मान हूँ, है ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द मेरे नहीं है। हम्म, उन्हीं के हम्म, राजस्थान से एक लोकसभा सांसद आते हैं, बेचारे कुछ लोगों को लेके एक मंत्री जी से मिलवाने ले जाना चाहते थे। मंत्री जी के ऑफिस से कहा गया कि भैया ये सांसद जी आ रहे हैं, इनके साथ 4-5 लोग आएंगे, इनका पास बनवा दो। मंत्री जी के कहने पर भी राजस्थान से आने वाले लोकसभा सांसद के साथ जो 4-5 लोग आए थे उनका पास नहीं बनाया, संसद भवन के अंदर उनको एंट्री नहीं करने दी। तो ये सदन जो है, कस्टोडियन जो है,
वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला साहब है, लेकिन चला कौन रहा है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं इतना तो जानता हूं कि राजस्थान का कोई सांसद अगर किसी को लेके जाना चाहे तो ओम बिरला अपनी मर्जी से तो नहीं रोकना चाहेंगे। इतना तो मैं जानता हूं कि राजस्थान के सांसदों के लिए दिल उनका थोड़ा सा ज्यादा धड़कता है। लेकिन यहां पर अब जो बड़ी बात आ रही है स्वप्निल भाई, कि अब ये पहले आप हिंदुत्व में फंसे, सनातन पे फंसे, यूजीसी पे फंसे, शंकराचार्य पे फंसे, अब जो रहा सहा एक दो चीज थी वो एप्स्टीन फाइल में आपको फंसा दिया। और अब उससे भी बड़ी बात जो आपने वेनेजुएला की बात कही थी, संघर्ष विराम की बात कही थी, अब आप चीन को साथ लेके कह रहे थे कि नहीं हम अमेरिका को मुंह तोड़ जवाब देंगे, अब वो सामने भी आ गया। यानी ये सामने आ गया कि अब सुरक्षा को लेकर ये सरकार गंभीर नहीं है। और ये विपक्ष नहीं कह रहा, ये राहुल गांधी नहीं कह रहे, अखिलेश यादव नहीं कह रहे, संजय सिंह नहीं कह रहे, तमाम डेरेक ओब्रायन नहीं कह रहे, ममता बनर्जी नहीं कह रही, लालू यादव, तेजस्वी यादव नहीं कह रहे। ये बात कह रहे हैं हमारे देश के पूर्व सेना अध्यक्ष, जो अपनी किताब के जरिए देशवासियों को सच बताना चाहते थे, लेकिन ये सरकार उस सच को आने नहीं देना चाहती। देयर इज अ करेक्शन, कहना चाह रहे थे, सच हाँ, बताना चाह रहे थे, सच बताने नहीं दिया गया। और इस देश में सच बताने वालों के साथ या सच बताने की कोशिश करने वालों के साथ क्या हश्र किया जाता है, वो चाहे दिल्ली में बैठे लोग कर रहे हो या यूपी में बैठे हुए, उसके लिए एक एग्जांपल देना चाहता हूं। एक पीसीएस अधिकारी ने अभी इस्तीफा दिया था, याद होगा आपको संतोष भाई, अलंकार अग्निहोत्री। जीएसटी कमिश्नर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, उसकी बात कर रहा हूं, दर्शक समझ जाएंगे। और आप तो बखूबी जानते हैं, आपकी मेरी फोन पे बातचीत भी हुई उस सिलसिले में। अलंकार अग्निहोत्री को अभी 2-3 दिन पहले मेरी फोन पे बातचीत हुई, मैंने जोड़ा भी चैनल पे। योगी जी की तारीफ में वो आदमी कसीदे पढ़ रहा है जो कल की तारीख में मोदी और शाह से ये कह रहा था कि भाई राष्ट्रपति शासन लगाओ उत्तर प्रदेश में। बड़ा गलत हो रहा है शंकराचार्य के साथ। हालांकि वो शंकराचार्य के कदमों में जाके उसके बाद झुका, ये सारे बयान देने के बाद, और शंकराचार्य ने उसको अनुमति भी दी। ये भी समझ से परे है, शायद उन्होंने वो बाइट नहीं देखी होगी। हालांकि डिजिटल जमाना है, मैं ये मान के नहीं चल रहा कि शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद ने वो चीजें ना देखी जो उन्होंने कहा है। लेकिन इन सब के बीच यही चल रहा है, सत्ता के साथ रहिए, उसके पक्ष में बोलिए, उसके हिसाब से चलिए। रिटायर हो जाइए, क्या फर्क पड़ता है, अच्छी अच्छी पोजीशंस मिलती रहेंगी उसके बाद भी। ज्ञानेश कुमार बन जाएंगे आप, राजीव कुमार बन जाएंगे आप, पता नहीं क्या क्या बन जाएंगे आप। पंकज मोदी भी बन सकते हैं, मोदी जी के भाई नहीं हो, मोदी हटा दीजिए, पंकज पराशर बन सकते हैं, पता नहीं क्या क्या बन सकता है। सत्ता के खिलाफ रहेंगे तो बोलने भी नहीं देंगे, लिख के बताना चाहेंगे, छपने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि भाई बॉर्डर पे भले हम कुछ कर सके ना कर सके, पाकिस्तान से ऑपरेशन सिंदूर छेड़ने के बाद भले अमेरिका के दबाव में हम सरेंडर कर जाएं, लेकिन इस देश में फिलहाल हमारी सत्ता है, तो अंदर खाने तो हमारी ही पुलिस है। और सोचने की जरूरत तो हमें और आपको है संतोष भाई, हम दोनों लोग ऐसी जगहों पे रहते हैं जहां पे इन्हीं की सत्ता की पुलिस है, लेकिन फिर और भी एक बोल बड़ी रहे हैं। हाँ जी, और नहीं, एक बड़ी दिलचस्प बात है इसमें, तो ये तमाम चीजें हैं, मैं दर्शकों को थोड़ा सा और भी बता दूं। इसमें जो अग्निवीर योजना है ना, उसकी सच्चाई का बखान किया गया है, उसकी सच्चाई की पोल खोली गई है, और बहुत कम लोगों को पता हो। आप ये समझिए, हौसले और हिम्मत से जंग तो जीती जाती है, लेकिन उसके लिए मैन पावर भी तो होना चाहिए, सेना भी तो होनी चाहिए। एक तरफ हमारे चाइना है, एक तरफ हमारे पाकिस्तान है, न जाने कितनी तरफ से पाकिस्तान ने घेरा हुआ है, न जाने कितनी तरफ से चाइना ने घेरा हुआ है, बांग्लादेश की हालत हम जानते ही हैं। तो भारत पूरी तरह से फंसा हुआ है, और अब एक व्यवहारिक दिक्कत निकल के सामने आ रही है कि हमारे पास हकीकत में उतनी सेना भी मौजूद नहीं है कि अगर किसी एक देश से लड़ाई हो जाए तो हम दूसरे देश के फ्रंट पर उनको तैनात कर सके। ये एक बड़ी समस्या है, और ये तब आती है जब देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिलता है जिनको न विदेश नीति की समझ है, न जिनको आर्थिक नीति की समझ है, न जिनको सुरक्षा की नीति की समझ है, न जिनको मिलिट्री की नीति की समझ है, न जिनको विज्ञान और अनुसंधान की समझ है, न जिनको पढ़ने लिखने से मतलब है, लेकिन सिर्फ इतना कहेंगे हमने तो वो कर दिया जी, हम तो बहुत पहले कर देते हैं जी, हमने कहा बादल है, बादल के ऊपर से ले जाओ तो बादल के नीचे से ले जाओ। तो गनीमत है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, पहाड़ के नीचे बीच में कोई दर्रा सा खोद दो और उसके नीचे से चले जाओ, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन मजाक अपनी तरफ, ये मुद्दा बहुत ज्यादा गंभीर है, और ये अंधेर नगरी, बताता है। नहीं नहीं, अंधेर नगरी चौपट राजा। और हालात यही हैं कि इस देश में, इस देश का ये हाल सिर्फ अकेले प्रधानमंत्री ने नहीं किया है, इस देश के उन भक्तों का भी पूरा योगदान है
जो भक्त लगातार हर हर मोदी घर घर मोदी कर रहे थे संतोष भाई। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। मैं भक्तों से कहूंगा कि भैया आप कमेंट करके जरूर बताएं कि हमारे पूर्व सेनाध्यक्ष कुछ कह रहे हैं। अब भी आपके पास कुछ कहने के लिए है क्या? नहीं, उनको भी देशद्रोही घोषित कर देंगे सब ये। नहीं, थोड़ी सी यकीन अपनी मानिए। अंतरात्मा, थोड़ी सी अपनी अंतरात्मा में झांकिए, कहीं ना कहीं भारत के प्रति प्रेम जरूर बचा होगा। तो स्वप्निल भाई, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया।